झारखंड विधानसभा में 2 चरणों का चुनाव मतदान हो चुका है। अब एग्जिट पोल की बारी। एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए की सरकार बन सकती है। 7 में से 5 एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, जबकि 2 एग्जिट पोल में इंडी गठबंधन को बढ़त दिखाया जा रहा है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक हेमंत सोरेन की वापसी हो रही है। इंडी गठबंधन को 53 सीटें, जबकि एनडीए को 25 और अन्य को 3 सीटें के आसार है। वहीं चाणक्य की बात करें, चाणक्य स्ट्रैटेजिक्स के मुताबिक एनडीए को 45 से 50 सीट, इंडी गठबंधन को 35 से 38 सीट और अन्य को 3 से 5 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं दैनिक भास्कर के मुताबिक एनडीए को 37 से 40 सीट, इंडी गठबंधन को 36 से 39 सीट और अन्य को एक भी सीट 0 से 2 सीट मिलने की संभावना है। मैट्राइज के मुताबिक एनडीए को 42 से 47 सीट, इंडी गठबंधन को 25 से 30 सीट और अन्य को 1 से 4 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पी मार्क के एग्जिट पोल के इस हिसाब से इंडी गठबंधन को बढ़त दिखाया जा रहा है। इंडी गठबंधन को 37 से 47 सीट, एनडीए को 31 से 40 सीट और अन्य को 1 से 6 सीट मिलने की संभावना है। पीपुल्स प्लस के मुताबिक एनडीए को 44 से 53 सीट, इंडी गठबंधन को 25 से 37 सीट और अन्य को 5 से 9 सीट मिलने के आसार है। टाइम्स नाउ की बात करें तो टाइम्स नाउ जेवीसी के मुताबिक एनडीए को 40 से 44, इंडी गठबंधन को 30 से 40 और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। अब आपको दिखाते हैं न्यूज 11 भारत के एक्सक्लूसिव सर्वे में झारखंड में जहां एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। न्यूज 11 भारत ने झारखंड की सभी 81 सीटों पर सर्वे किया है, जिसके मुताबिक एनडीए को 42 से 53 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं न्यूज 11 के सर्वे के मुताबिक संथाल में एनडीए को 6 से 10 सीटें मिल सकती है। संथाल में बोरियो, जामा, नाला, जरमुंडी, देवघर और दुमका में एनडीए की जीत के आसार है, जबकि सारठ, गोड्डा, राजमहल और मधुपुर में कांटे का मुकाबला है। वहीं उत्तरी छोटा नागपुर में एनडीए को 17 से 20 सीट मिलने की संभावना है। हजारीबाग, सिमरिया, बरकट्ठा, मांडू, रामगढ़, गिरिडीह में एनडीए की जीत के आसार है। वहीं जमुआ, बड़कागांव, चतरा, बरही, धनबाद, बगोदर, धनबाद, झरिया में एनडीए की जीत के आसार है। चंदन कियारी, निरसा और सिंदरी में एनडीए की जीत के आसार है। वहीं टुंडी, गांडे और कोडरमा में कांटे का टक्कर नजर आ रहा है। कोल्हान में एनडीए को 8 से 9 सीट मिलने की संभावना है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, पोटका, जुगसलाई, ईचागढ़ में एनडीए की जीत के आसार है। भड़गोड़ा, सरायकेला, जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर में भी एनडीए की जीत के आसार है। घाटशिला में कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। वहीं पलामू में बात करें तो एनडीए को 6 से 7 सीट मिलने की संभावना है। विश्रामपुर, डाल्टनगंज, पाकी, छतरपुर, गढ़वा और लातेहार में एनडीए की जीत के आसार है, जबकि भवनाथपुर में कांटे की टक्कर है। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर में एनडीए को 5 से 7 सीट मिलने के आसार है। रांची, हटिया, कांके, सिमडेगा और सिल्ली में एनडीए की जीत की संभावना है, जबकि बिशुनपुर और सिसई में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजमहल से ज्यादा बातचीत के लिए। मनोज, देखिए, ज्यादातर जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें एनडीए को ही बढ़त मिल रही है, एनडीए सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं हमने भी जो सर्वे कराया न्यूज 11 भारत की तरफ से जो एग्जिट पोल है उसमें भी एनडीए की ही सरकार बनती नजर आ रही है। आप जमीनी हकीकत, आप जमीन पे गए हैं, ग्राउंड जीरो का हाल जाना है आपने, आप कैसे देख रहे हैं इस एग्जिट पोल को और आपको क्या दिख रहा है?
देखिए, निश्चित तौर पे जो एग्जिट पोल है वो एकदम एग्जैक्ट है, क्योंकि इसलिए एग्जैक्ट कह रहे हैं कि हम ग्राउंड जीरो पे हैं और आम लोगों का जो मुद्दा था, यानी लोग क्या चाहते थे, किस मुद्दा को लेकर इस बार लोगों ने वोट किया है, और जो राजनीतिक पार्टी का जो मुद्दा था कि आखिर किस राजनीतिक पार्टी के मुद्दे पर लोग बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे, तो वो भारतीय जनता पार्टी का जो इलाका है, ये संथाल का जो इलाका है, इस इलाके में जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जो डेमोग्राफी जो चेंज हुआ है, उसको लेकर कहीं न कहीं आदिवासियों में एक असमंजस स्थिति थी कि आखिर इनके लिए कौन होगा, क्योंकि वो हुल क्रांति का समय नहीं रहा कि सिद्धू कानू ने हुल क्रांति किया था और उसके बाद तब यहां से अंग्रेजों को भगाया था। लेकिन अब जरूरत है कि आखिर ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, आखिर इसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस नब्ज को पकड़ा और यहाँ के आदिवासियों के अस्तित्व को कैसे बचाएं, इस मुद्दे को लेकर चला, और इस मुद्दे पर आदिवासी युवा कहें, युवतियां कहें या आदिवासी समाज के लोग कहें, वो एकदम खुलकर सामने आ गए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर किसी के परिवार में, अगर कोई परिवार में घुसपैठी कर उनके ही संपत्ति को ले ले, तो निश्चित तौर पर जरूरत है कि इसके लिए लोगों को जागरूक होना होगा और साथ साथ समाज के लोग और परिवार के लोगों को इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करना होगा। तो आखिर ये मुकाबला कौन कर सकता था, क्योंकि राजनीतिक मुकाबला की जरूरत थी, देश का मामला था, राज्य का मामला था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब इसका बीड़ा उठाया, इस मुद्दों को जब उठाया, तो लोग इसे सराखों पे लिया और हमने ग्राउंड जीरो में देखा है कि इस मुद्दे पर लोगों ने वोट भी की है। क्योंकि संथाल के तमाम वैसे इलाके हैं जिस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज से पहले, पिछले 5 साल पहले का जो वोटिंग था और अभी का जो वोट करने वाले लोग हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क हो गया है। आखिर ये 5 साल में ये कौन लोग हैं जो अचानक यहाँ पर बढ़ गए, उनकी संख्याएं बढ़ गई, यहाँ पर आदिवासियों की संख्या कम हो गई, आदिवासियों का जमीन कम हो गया, कौन लोग हैं, ये समझने की जरूरत थी और लोग इसको अब समझने लगे हैं। जब लोग समझने लगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है, वो जो एग्जिट पोल है वो एकदम एग्जैक्ट है और वो उनके पक्ष में आता दिख रहा है। न्यूज 11 भारत लगातार जितने रिपोर्टर है, ग्राउंड जीरो पे लोगों ने काम किया है, हम सभी लोगों ने काम किया, पूरी टीम ने काम की है और पूरी टीम ने जिस शिद्दत से काम की है और जनता के बीच गई है, तो निश्चित तौर पे यही समझ आ रहा है कि जनता त्रस्त थी। विकास की बात देखिए, नाली और रोड, सड़क, पानी, बिजली हर चुनाव में चलेगा, लेकिन जब किसी के अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा तो आखिर कौन बचाएगा। इसको लेकर लोगों को जागरूक होना होगा और लोग जग गए हैं और इस वोट के माध्यम से लोगों ने अपना जो जागरूकता है वो दिखा दिया है। 23 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, 23 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। आप संथाल में रहे हैं मनोज, आप ग्राउंड जीरो पे गए हैं, आप लोगों से मिले हैं, उनका मुद्दा जो उनके बीच का समस्या है उसको जाने, कौन सा मुद्दा सबसे हावी नजर आया आपको? देखिए, इस इलाके में अगर मुद्दा की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा ये बांग्लादेशी घुसपैठी था। दूसरी बड़ी मुद्दा थी कि यहाँ का पलायन, और तीसरी बड़ी मुद्दा कि यहाँ वैसे आदिवासी, जिस आदिवासी हम कहते हैं कि विलुप्त होती जो जनजातियां हैं, वो शबर जाति कहें या पहाड़िया जाति इस इलाके में कहा जाता है, तो वो पहाड़िया जाति जो विलुप्त होती जाती है, जिसको लेकर सरकार योजना लाई है, लेकिन सिर्फ कागज पे। हमने तो एक पहाड़ पे चढ़ कर देखा जहां 900 वोटर थे, उनके गांव तक जाने का रास्ता नहीं है। अब आप समझिए कि 2024 का मामला है, 2024 चल रहा है और 70 के युग में जो देखने और किताबों में लोग पढ़ते हैं वो इस इलाके में देखने को मिला। हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर इस खबर को भी चलाया था और अपने जनता और दर्शकों को बताया भी था कि देखिए कि 70 के दशक की स्थिति आज भी इस इलाके में है, और वो भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र का मामला है, जहां राज्य के मुखिया वहां के विधायक हों और उनके अपने ही विधानसभा क्षेत्र की जो आदिम जनजाति है वो जो है वो कोसों दूर, पीने के लिए पानी नहीं है, नाली का पानी जो है उस इलाके से बहता है, गंदा पानी, उस पानी को छानकर आज भी पीते गए। रोंगटे खड़े हो गए जब वहां गए तो वहां की जो बच्चियां थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उसी पानी को पीते हैं और बीमार है। टीबी जैसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित है पूरा इलाका। लेकिन आखिर सरकार अगर विकास करती तो निश्चित तौर पे इन
आदिम जनजातियों तक विकास की किरण पहुंचती। ये एक बड़ा मुद्दा रहा आदिम जनजातियों में। जो आदिम जनजाति एक तरफा वोट अगर किया है तो वो बीजेपी के लोगों ने किया है, क्योंकि हम लोगों ने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हम न विधायक को जानते हैं न मुख्यमंत्री को जानते हैं, इन्होंने तो अभी तक कुछ दिया ही नहीं है। अगर कुछ मिला है तब प्रधानमंत्री आवास मिला है, वहां उस पहाड़ पर प्रधानमंत्री आवास देखने को मिला, लेकिन अबुआ आवास के नाम पर सिर्फ छलावा हुआ। इन लोगों ने कहा कि मेरा नाम ही नहीं आया, रास्ता ही नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और सबसे हद तो तब हो गई कि बिना रास्ता का एक 2 पुल बना दिया गया। और किसने बनाया? वो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि थे, उनके लोगों ने वहां पर बना दिया। तो बिना रास्ता का पुल बना, यानी पुल इसलिए बनाया गया कि आप उस पैसा को अब ढकार जाए, पुल कहने के लिए सिर्फ था। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो विकास के मुद्दों पर लोगों ने इस बार वोट किया। डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठी, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे। और साथ साथ जो यहाँ का पलायन हो रहा है, यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं, यहाँ मिनरल्स है, यूं कहे कि यहाँ पर गिट्टी है, बालू है, तमाम खदानें हैं इस इलाके में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग जो है, कोयला है यहाँ के युवा जो है कि दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां पर नौकरी करने जाते हैं, उनको वहां का जो परेशानी है वो झेलना पड़ता है। सरकार कहती है कि हमने आपको रोजगार दे दिया। ये कैसा रोजगार? आप कहते हैं कि 15,000 रुपए में आपको मिलेगा, आप चले जाइए मद्रास, आप चले जाइए चेन्नई। सरकार उसके साथ टाई अप करती है और उसके बाद सरकार एक बड़ा सा स्टेज प्रोग्राम होता है, और उस पर प्रोग्राम नहीं कहेंगे, यानी स्टेज पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और नियुक्ति पत्र बांटते हैं। और नियुक्ति पत्र किसको मिला? इन लोगों को मिला तो जरूर, लेकिन सीधे तौर पे वो जब चेन्नई गए तो 7,000 रुपया उनको मिल रहा था। कई युवाओं से हमने बात की जो लोग भागकर वापस आ गए हैं, तो कहीं न कहीं छलावा लोग समझ रहे हैं, और जिसके कारण इस बार का जो वोट है वो इन तमाम मुद्दों पर युवाओं ने वोट किया। और युवा अब जागरूक हैं। 2024 के मतदाता है, ये आज से 20 साल पहले वाले मतदाता नहीं है कि आप एक बार खिला दीजिए, पिला दीजिए और वोट करा लीजिए। नहीं, अब आपको जो वादा किए वो पूरा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मनोज, तो जो वादा किया वो जनता चाहती है कि उसे पूरा करे। तो आप जैसा कह रहे हैं कि पलायन और घुसपैठ ये सब तमाम जो है बड़े मुद्दे रहे संथाल में। अब बात करते कोल्हान की। मनोज, आप कोल्हान में भी ग्राउंड जीरो पर रहे, कोल्हान की अब सबसे ज्यादा बात करते हैं, आपने सबसे ज्यादा कवर किया है, ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, आपने वहां के हालात जाने। वहां कौन से मुद्दे बड़े रहे, अहम रहे, जो जनता के बीच काफी बड़ा फैक्टर रहा वोटिंग को लेकर? वहां किसकी बढ़त नजर आ रही है आपके हिसाब से? वहां किसका ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं? निश्चित तौर पे पूरे कोल्हान की बात करें तो 2019 में कोल्हान में जो सीट था वो टोटल भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। भारतीय जनता पार्टी नगण्य था, शून्य पे था। लेकिन इन सीटों में कोल्हान में 14 सीट है, 14 के 14 सीट में कहें कि वो बीजेपी जीरो रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 11 सीट था, 2 कांग्रेस के पास और 1 निर्दलीय प्रत्याशी सरजुग राय जी थे। लेकिन इस बार सब कुछ बदला सा है। कोल्हान में जहां भारतीय जनता पार्टी जीरो था, तो इस बार 8 से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी पूरे दावे के साथ निकालने जा रही है। और वो सीट है सिर्फ विकास के मुद्दे पर, वो सीट है सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठी के मुद्दे पर। वहां भी ये मुद्दा काम कर रहा है, क्योंकि वहां पर भी जो मुर्शिदाबाद से लोग आए हुए हैं वो कम पैसा में काम करते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और वो लोग धीरे धीरे अब यहाँ पर बचने लगे हैं। यहाँ के भी आदिवासी जो महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, जो बच्चियां हैं, उनको बरगलाते हैं, उनको काम के लिए लाते हैं और उसके साथ शादी कर रहे हैं। तो ये मुद्दा इस इलाके में भी है। और विकास का बड़ा मुद्दा है पलायन, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा स्मॉल इंडस्ट्रीज आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज है। लेकिन आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज में किन लोगों को नौकरी होता है? सरकार कहती है 75% स्थानीयों को रोजगार। लेकिन आप एक बार देखिए, जो सच्चाई है, यहाँ पर 15 से 20% लोगों को भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार के कागज पे दिखता है, सिर्फ भाषणबाजी में दिखता है कि स्थानीय जितनी कंपनियां हैं, सभी कंपनियों में जो प्राइवेट सेक्टर में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सब कहने के लिए है। जिन विधायक, जिन मंत्री का पैरवी है, उनको लोगों को नौकरी मिलता है और बाकी लोगों को नहीं मिलता है। तो ये मुद्दा भी यहाँ पर रहा। यहाँ के लोग वो पलायन कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा यूं कहे कि जो चाईबासा का इलाका है, जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, वहां पर सीधे तौर पे
यहाँ पर लाल पानी की सबसे बड़ी समस्या है। आज भी इस इलाके के लोग लाल पानी पीने को मजबूर है। केंद्र सरकार की योजना आई जो नल से घर तक पहुंचाने की पानी, लेकिन वो योजना जो है यहाँ के स्थानीय विधायक ने पूरा नहीं होने दिया, स्थानीय प्रशासन ने पूरा नहीं होने दी। विधायक को चाहिए कमीशन नहीं मिला तो वो योजना अधर में लटक गया। पाइप बिछा दिया गया, टावर नहीं लगा, टावर लग गया तो पाइप नहीं बिछाया गया, नल लग गया तो नल तक पानी नहीं पहुंचा। तो ये पूरा मामला जो इस बार के चुनाव में छाया रहा, ये मुद्दा छाया रहा कि आखिर लोगों को पानी कौन पिलाएगा। अब तो 24 साल बीत गए बिहार से झारखंड के अलग हुए, और 24 साल में भी अगर चाईबासा के लोगों को लाल पानी पीने पर अगर लोग मजबूर हैं तो इसका जवाबदेह कौन है? प्रशासन है, सरकार है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है। आप वोट लेते हैं उस पे। और दूसरी तरफ कि इस इलाके में 17-18 माइंस है जो बंद पड़ी हुई है। 5 साल में अगर सरकार ये खुलवा देती तो रोजगार का भरमार हो जाता। यहाँ के लोग पलायन नहीं करते, यहाँ के युवा जो है वो दूसरे राज्य में नहीं जाते। तो अभी माइंस जो है वो बंद पड़ी है। आखिर क्यों? इन्हीं के साथ केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया, उस कानून के आधार पर यही पड़ोसी राज्य उड़ीसा उस माइंस को खुलवा लिया, और आज जो है 50,000 करोड़ जो जी है मनोज, बिल्कुल आपको रुकना चाहिए। बड़ी खबर यहाँ पे बता दें, झारखंड में एनडीए की सरकार बने जा रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से आपको ये बड़ी खबर बता रहे मनोज, आपको यहाँ पे रुकना चाहेंगे। बड़ी खबर आ रही है और झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पे बड़ी खबर आ रही है, एग्जिट पोल के हिसाब से झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से, ये तमाम एग्जिट पोल्स के हिसाब से आप देख सकते हैं। पीपल्स पल्स के हिसाब से 44 से 53 सीटें एनडीए को आ रही है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के हिसाब से 45 से 50 सीटें एनडीए को आ रही है। मैट्रिक्स के हिसाब से 42 से 47 सीटें एनडीए को आ रही है। टाइम्स नाउ के हिसाब से 40 से 44 सीटें और 5 में बढ़त पे नजर आ रही है एनडीए, जहां एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। झारखंड के एग्जिट पोल्स आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से झारखंड में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में 67% से ज्यादा मतदान हुआ है। झारखंड में बनने जा रही है एनडीए की सरकार। ये बड़ी खबर आपको यहां पे बता रहे हैं। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के आसार यहां पे नजर आ रहे हैं। न्यूज 11 भारत के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 42 से 53 सीटें, न्यूज 11 भारत के सभी 81 सीटों पर एक्सक्लूसिव सर्वे के हिसाब से 42 से 53 सीटें एनडीए को मिलेगी। 42 से 53 सीटों के साथ एनडीए की सरकार झारखंड में बनेगी। विधानसभा चुनाव के बाद अब एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है झारखंड में। एग्जिट पोल के हिसाब से, न्यूज 11 भारत के एक्सक्लूसिव सर्वे के हिसाब से एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनने जा रही है। न्यूज 11 भारत के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 42 से 53 सीटें, न्यूज 11 भारत की सभी 81 सीटों पर एक्सक्लूसिव सर्वे, जहां एनडीए को 42 से 53 सीटें मिलने जा रही है। और हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ गिरिडीह से जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। श्रीकांत, आप ग्राउंड जीरो पे गए हैं। कोयलांचल में क्या कुछ स्थिति है, किसको बढ़त नजर आ रही है? यहाँ पे दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग भी हुई है, इससे क्या कुछ ये कहा कितना अहम फैक्टर रहेगा, किसको फायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा? देखिए रिचित, अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो आज जिन 38 सीटों पर मतदान हुआ है वो सारी सीटें ही महत्वपूर्ण हैं। आप कोयलांचल की बात कर लीजिए या अन्य इलाकों की बात कर लीजिए, अब दूसरे चरण का रंग ये तय करेगा कि झारखंड में सत्ता किसकी होगी, झारखंड में इस सत्ता पर राज कौन करेगा। कोयलांचल की अगर आप बात कीजिएगा तो कोयलांचल और उसके आसपास के इलाके में जो बड़े लीडर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर, वो मैदान में रहे हैं। चाहे आप गिरिडीह जिले से बाबूलाल मरांडी की बात कर लीजिए धनवार सीट पर,
गांडे से कल्पना मुर्मू सोरेन की बात कर लीजिए। डुमरी विधानसभा सीट से बेबी देवी मंत्री रही हैं, उनकी सीट भी दांव पर है। चंदन क्यारी कोयलांचल से सटा हुआ इलाका है, वो उनकी सीट भी दांव पर है। पास के अगर संथाल में देखिएगा तो वहां भी कई बड़े चेहरे हैं, बसंत सोरेन हो या फिर लुइस मरांडी हो या फिर खुद जो अनंत ओझा है वो हैं। इस तरीके के कई बड़े चेहरे हैं। मधुपुर से मंत्री रहे हैं हफीजुल अंसारी, इरफान अंसारी, तो कई सारे बड़े चेहरे हैं। जिन बड़े चेहरों की सीट इस बार दांव पे है, उनकी राजनीतिक साख का भी सवाल है कि आखिर इस चुनाव में उनको जनता स्वीकार करती है या जनता उनको नकार देती है। इन सारी सीटों पर अगर आप देखेंगे तो लड़ाई भी इस बार जो है कांटे की टक्कर रही है। धनवार की अगर गिरिडीह जिले की अगर आप बात करेंगे कोयलांचल की, तो मैं संक्षेप में समझा देना चाहता हूं। गिरिडीह जिले की जो गिरिडीह विधानसभा सीट है, जिसपे वर्तमान में विधायक हैं सुदेव कुमार सोनू और पूर्व विधायक भाजपा के निर्भय कुमार शाहबादी, उनमें कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बहुत ही नजदीकी मामला है और बहुत ही नजदीकी मामले के साथ आप कह सकती हैं कि टक्कर रहेगा। जमुआ चले आइए सीधा आप। जमुआ में मंजू देवी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से केदार हाजरा हैं, वहां पर अगर अपर हैंड में अगर आप देखेंगे तो अपर हैंड में भारतीय जनता पार्टी आपको नजर आएगी। और इस तरीके से अगर आप सीधे चले आइए धनवार, तो बाबूलाल मरांडी मैदान में है, माले के प्रत्याशी हैं राजकुमार यादव, सीधा मुकाबला उनके बीच ही दिख रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो निजामुद्दीन है वो अब रेस से कहीं ना कहीं बाहर नजर आ रहे हैं निश्चित तौर से। और जब से निरंजन राय शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, बाबूलाल मरांडी को मजबूती मिली है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बगोदर आप चले जाइए, विनोद सिंह विधायक हैं, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायकों में उनकी गिनती है और उनके सामने चेहरा है पूर्व विधायक नागेंद्र महतो। दोनों में कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर का मतलब है कि बहुत ही कड़ी टक्कर है, नजदीकी मामला हो सकता है। अब एक और चेहरे की हम बात कर लेते हैं रिचितवी, डुमरी से जो JLKM यानी कि जयराम महतो की पार्टी के खुद सुप्रीमो जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा के बाद पहली बार वो विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, तो उनकी साख, उनकी सीट दांव पर है। और वहां से कहा जाता है कि डुमरी जो है वो जगन्नाथ महतो का गढ़ रहा है। डुमरी जगन्नाथ महतो का गढ़ है और डुमरी में जगन्नाथ महतो के परिवार की विरासत भी दांव पर लगी है कहीं ना कहीं। और इस बीच में एनडीए का गठबंधन है जो कि आजसू और भाजपा बता रहा है कि हम पहली बार से कई ज्यादा मजबूत हैं इस बार और हम जो है वो इस रेस में हम आगे हैं। बहरहाल ये सारा कुछ फैसला जनता करेगा। कोयलांचल की अगर आप बात कर रही हैं तो धनबाद में जो सीट है धनबाद की, वो सीट बहुत महत्वपूर्ण है। राज सिन्हा है, उनके सामने प्रत्याशी हैं। बाघमारा चले आइए, वो सीट में भी कांटे की टक्कर है। झरिया सबसे कोयलांचल में अगर कोई हॉट सीट है जी आपसे हॉट सीट पर बात करेंगे। श्रीकांत, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, मनोज भी हमारे साथ बने हुए, श्रीकांत बने हुए हमारे साथ, लगातार आप दोनों से बातचीत करेंगे। और झारखंड विधानसभा का चुनाव, दूसरे चरण का चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। टोटल 67% से ज्यादा दूसरे चरण के मतदान में वोटिंग हुई है और बम्पर वोटिंग हुई है। वही हमारे साथ बातचीत के लिए सहयोगी मनोज और श्रीकांत दोनों ही जुड़े हैं। सहयोगी मनोज के पास चलेंगे। आपसे कोयलांचल की स्थिति जान रहे थे मनोज, आप बता रहे थे ग्राउंड जीरो पर आप गए हैं, कैसी स्थिति वहां पे देखी जा रही है, किसको बढ़त नजर आ रहा है, किसको फायदे दिख रहे हैं ये बम्पर वोटिंग के? देखिए, निश्चित तौर पे अगर आज तक के इतिहास देखा जाए कि जब कभी भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इस बार भी वही दिख रहा है। और एग्जिट पोल जो बता रहा है वो निश्चित तौर पे ये एनडीए के तरफ ही इशारा कर रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जब कभी भी बम्पर हुआ है, वोटिंग परसेंटेज जब कभी भी बढ़ा है तो उसका फायदा बीजेपी को मिला है, एनडीए को मिला है। तो इस बार भी वही दिख रहा है झारखंड के इस विधानसभा चुनाव में, चाहे पहले चरण के मतदान में कहें या दूसरे चरण के मतदान में कहें। और दोनों चरण के मतदान में इस बार की जनता जो है वो घर से निकलकर वो 100% मतदान करने का इन लोगों ने मन बनाया था। हमने तो देखा कि सुबह 5:30 बजे से लोग बूथ पर पहुंच गए थे और उसके बाद कतारबद्ध होकर अपना इंतजार कर रहे थे। लोगों ने साथ तो नाश्ता भी नहीं किया था, यहां तक कि लोग कहा कि हम अब वोट करके ही नाश्ता करेंगे। और देर शाम तक, ये यूं कहें कि हमें लगता है कि 6:30 बजे तक
5 बजे तक जितने लोगों को पहुंचना था वो 5 बजे तक लोग पहुंच गए थे, लेकिन 6:30 बजे तक आप समझिए कि लोग मतदान करते रहे। तो वो निश्चित तौर पे आप समझिए कि अपने आप में ये बड़ी बात थी कि एक जागरूक कैसे होता है वो देखने को वहां पे मिला। और हमारे सहयोगी मनोज से हमारा कुछ तकनीकी खराबी के कारण संपर्क नहीं बन पा रहा है। मनोज आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। निश्चित तौर पे देखिए कि वो इस बार का जो परसेंटेज बढ़ा है वो उसका फायदा एनडीए को निश्चित मिलेगा। और पुराने इतिहास को भी उठाकर देख ले तो कोई मुद्दा की बात अगर करे तो जो कोल्हान का इलाका था, हम ये बता रहे थे अपने दर्शकों को कि कोल्हान में इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा उसका मुख्य मुद्दा था कि यहाँ के युवा नाराज थे, क्योंकि युवाओं को रोजगार मिलता, लेकिन 5 साल में इस सरकार ने माइंस को नहीं खोलवा पाया। 17-18 माइंस है, यही उड़ीसा सरकार ने माइंस को खुलाया तो 50,000 करोड़ जो है वो रेवेन्यू दे रही है और रेवेन्यू मिलता है उस सरकार को। अब आप समझिए कि उड़ीसा सरकार को जहां 50,000 करोड़ का रेवेन्यू, वही झारखंड सरकार के पास में उससे ज्यादा माइंस और बड़ी माइंस है, 17-18 माइंस है, वो बंद पड़ा है। उसको अगर खुलवा देते निश्चित तौर पे ये राज्य में लोगों को रोजगार भी मिलता, राज्य सरकार को रेवेन्यू भी मिलता और उससे राज्य का विकास भी होता। लेकिन इस सरकार ने 5 साल में एक माइंस को नहीं खुलवाया, तो ये नाराजगी चाईबासा के लोगों के अंदर था। और चाईबासा के जो युवा हैं वो रोजगार के साथ साथ पानी की समस्याएं हैं, यहां तक कि सड़क नहीं है। एक विधायक तो 15 साल से विधायक हैं, लेकिन इनके इलाके में सड़क नहीं है। वो 80 के दशक में जो सड़क हुआ करता था गड्ढा, वो आज भी देखने को मिलता है। तो ये तमाम ऐसा मुद्दा रहा जिस मुद्दे को लेकर लोग वर्तमान सरकार से लोग नाराज दिखे, वर्तमान विधायक से नाराज दिखे और उसके खिलाफ लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया। और यही कारण रहा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ा, यानी 70-75% अगर मतदान किसी इलाके में होता हो तो आप समझिए कि आदमी के अंदर गुस्सा कितना है, जनता जागरूक कितना है। क्योंकि जो चुनाव आयोग और जिला प्रशासन चाहती थी कि 100% मतदान हो, तो 2024 में वो देखने को मिला है। जी बिल्कुल, तो जनता जागरूक जरूर नजर आ रही, बम्पर वोटिंग से यही नजर आ रहा है। और गुस्सा भी कह सकते हैं कि जरूर है, तभी बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है। तमाम मुद्दों को लेकर उनके बीच गुस्सा है, जैसा कि आपने कहा, पानी हो, सड़क हो, माइंस नहीं खुलने से भी काफी नाराजगी है। हमारे साथ श्रीकांत भी जुड़े हुए हैं, उनके पास वापस से चलते हैं। श्रीकांत, आपसे हॉट सीट पर बातें हो रही थी, आप बता रहे थे हॉट सीट कौन कौन सी है, उस पर कैसा मुकाबला नजर आ रहा है? देखिए रिचितवी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार अपने दर्शकों को भी न्यूज 11 के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि इस बार 38 जो सीटें हैं उनमें से एनडीए के 32 प्रत्याशी जो है में भाजपा के 32 प्रत्याशी थे, 6 प्रत्याशी आजसू के थे इस बार मैदान में दूसरे चरण में। इंडिया गठबंधन से अगर आप बात कर लीजिएगा तो 12 प्रत्याशी कांग्रेस से थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से 20 प्रत्याशी थे और आरजेडी से 2 प्रत्याशी थे और सीपीआई-एमएल के 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। तो इस तरीके से एनडीए और इंडिया ये दोनों के समीकरण थे जो बड़े किन दलों ने कितने सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव लड़ा। अब आ जाइए सीधा हॉट सीट रिचितवी, अगर आप बात कीजिएगा तो हॉट सीट की बात हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आप देखिए तो इस दौर में करीबन 15 चेहरे हैं, बड़े चेहरे जी। दूसरे चरण में खुद बरहेट से मुख्यमंत्री जो राज्य के सीएम है हेमंत सोरेन, उनकी सीट है इस बार कि वो वहां से जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। जेएमएम के अध्यक्ष भी हैं, महेशपुर से जेएमएम के स्टीफन मरांडी वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी साख दांव पर है। नाला से जेएमएम के रविंद्रनाथ महतो, उनकी सीट भी दांव पर है। जामताड़ा से इरफान अंसारी इसी तरीके से जो है उनकी भी राजनीतिक कैरियर जो है वो इस बार फैसला होगा कि उनका राजनीतिक सफर आगे का कैसा रहेगा। आप आगे आ जाइए तो बीजेपी के सीता सोरेन भी यहीं से मैदान में है। सीता सोरेन के लिए भी एक चैलेंज के तौर पर ही है जामताड़ा, जिस तरीके से पार्टी ने मेहनत की है और इरफान अंसारी के सामने उनको खड़ा किया गया था, एक बड़ी चुनौती है। पार्टी जिस तरीके से पार्टी ने कार्ड खेला था। वहीं दुमका से जेएमएम के बसंत सोरेन वो भी एक चेहरे माने जाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। धनवार से बाबूलाल मरांडी को आप ले लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी में पूर्व सीएम हैं, ऊंचा कद के नेता हैं।
गांडे से कल्पना सोरेन को आप ले लीजिए, सीएम की पत्नी है, बड़ा चेहरा है, स्टार प्रचारक है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और डुमरी से जेल के आप जयराम महतो को ले लीजिए, चंदन कियारी से अमर बौरी हैं, सिल्ली से आजसू के सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं दूसरे चरण में। इस तरीके से संथाल के इस फेज में 18 सीटों पर जो पड़ती हैं, उनमें से 18 सीटों में झारखंडी जिस तरीके से जो छाप छोड़ दी है चुनाव में, ये इन लोगों का कैरियर जो है, राजनीतिक भविष्य अब जनता के हाथों में है। और जनता ये फैसला करेगी कि आखिर इन बड़े चेहरों में से कौन सा चेहरा जनता के बीच रहेगा और किन चेहरे को जनता इस बार चुनाव से, मैदान से बाहर कर देने वाली है। मुद्दों की राजनीति, निश्चित तौर से इस बार झारखंड में मुद्दे हावी रहे हैं, जहां पर एक तरीके से जो आप हॉट सीट की बात तो ये हमने कर ली है रिचितवी, लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार मैया सम्मान योजना की बात करता रहा है, कृषि ऋण माफी की बात करता रहा, बिजली 200 यूनिट माफी की बात करता रहा, उन बातों को लेकर जाता रहा मैदान में और वोट की अपील करता रहा। उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो एनडीए के नेता हैं, वो लगातार कहते रहे घुसपैठ का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, बुनियादी मुद्दे, 1 रुपए में रजिस्ट्री जो बंद कर दी गई थी, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, और जिस तरीके से जो एक नैरेटिव सेट किया गया नारों के माध्यम से, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, और वहीं इंडिया गठबंधन ने कहा साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो एक तरीके से एक पूरा नैरेटिव सेट किया गया था, और पूरे मुद्दों के बीच, गेम प्लानिंग के बीच में जिस तरीके से पार्टियों ने अपने अपने, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या आजसू हो या कांग्रेस हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री हों, बगल राज्य के मुख्यमंत्री हों, छत्तीसगढ़ के हों, उत्तर प्रदेश के हों, पीएम से सीएम तक ने कई सभाएं की हैं, लेकिन इन सभाओं ने जनता के दिलों में कितना घर किया है, ये आने वाले 23 तारीख को पता चल जाएगा कि किनके दावों में कितना दम है। लेकिन शायद जो लोग हमारी टीवी स्क्रीन पर बैठे होंगे, जो देख रहे होंगे, कई चुनाव उन्होंने निश्चित तौर से देखा होगा, लेकिन इस बार का चुनाव जितना नेक टू नेक फाइट दिख रहा है, बड़े से बड़े राजनीतिक दिग्गजों की भी भविष्यवाणी जो है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर अटक जा रही है, क्योंकि जनता इस बार, झारखंड की जनता 24 सालों में इतनी स्मार्ट तो हो ही गई है रिचितवी, कि उन्हें पता है कि किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ना है और किन मुद्दों को छोड़ देना है, और कहां अपनी बातों को बताना है और कहां जाके बटन दबाना है। जनता निश्चित तौर से बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस बार डील उन्होंने किया है, और जनता अब समझदार हो चुकी है। बिल्कुल श्रीकांत, जनता समझदार है, जनता को पता है कि किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ना है, किस पार्टी को सपोर्ट करना है, कौन से मुद्दे उनके लिए जरूरी है। वापस चलेंगे हमारे सहयोगी मनोज के पास, राजमहल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जैसा कि श्रीकांत ने कहा कि जनता काफी समझदार हो गई है, जनता को समझ आता है कि कौन से मुद्दों के साथ आगे बढ़ना है। आपको भी पता है कि दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों गठबंधन की तरफ से कई लुभावन दिए गए, जनता को कई मुद्दों के साथ उनके सामने रखा गया, सभाएं हुई, स्टार प्रचारकों का लगातार दौरा रहा। कितना असरदार ये सब रहा और किस पार्टी की तरफ फिर रुझान देखा जा सकता है? आप ग्राउंड जीरो पे गए हैं, जनता का किस तरफ रुझान देखा जा सकता है इन तमाम चीजों के बाद? देखिए, निश्चित तौर पे जब विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बची, उससे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, इंडिया गठबंधन की बात कर ले, ये दोनों, इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन, दोनों लोग ये लगातार जनता को कैसे अपने बातों में उनको अपने बातों से खुश करें, जनता को कैसे कौन से वादे करें जिससे जनता खुश हो, ये तमाम चलता रहा। लेकिन सबसे अहम बात है कि एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने जहां मैया सम्मान योजना की शुरुआत की, लेकिन वो सम्मान योजना कितना दिन पहले, ये सवाल भी जनता के मन में था कि आखिर जब इनको करना ही था तो आज जब आपकी सरकार जब 5 साल पहले बनी थी तो आप 2019 में जब सरकार बनी उसके बाद आप इसको लागू कर दे, जब आपके मैनिफेस्टो में था। तो अगर आप उसमें करते तो निश्चित तौर पे वो उसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलता। लेकिन इस योजना की शुरुआत किसने की, ये भी समझने की जरूरत है। इस योजना की शुरुआत चंपाई सोरेन ने की।
जब वो मुख्यमंत्री 5 महीने के लिए बने तो उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। हालांकि उसका नाम उन्होंने चेंज किया था, लेकिन जब वो कैबिनेट में पास हुआ, कैबिनेट में पास कर वो सीधे तौर पे इस योजना का शुभारंभ करने वाले थे, तो हेमंत सोरेन जेल से निकल कर आए और उसके बाद इसका नाम उन्होंने बदल दिया। लेकिन ये पटल पलाया कौन? वो चंपाई सोरेन का सोच था। चंपाई सोरेन के सोच के कारण ही ये मैया समान योजना पहले आना चाहिए था, लेकिन वो अंत में आके उनके पास था नहीं, जिनके जो मुख्यमंत्री थे उनके हाथ में था। तो इसका फायदा जो मिलना चाहिए था वो फायदा ज्यादा नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना का ऐलान कर दिया और वो भी कह दिया कि जैसे बीजेपी की सरकार बनेगी वो पहले कैबिनेट में ये पास होगी और उसके अगले महीने 11 तारीख को 2100 रुपया सभी माताओं और बहनों के उनके खाता में डाल दिया जाएगा। तो आप समझिए, कोई 3 महीना सरकार जब का कार्यकाल जब 3 महीने का रहता है तब ऐलान करता है और कोई सरकार आने से पहले ऐलान करता है, तो दोनों में अंतर है। और यही फर्क है। जनता इस बात को समझ रही थी कि जो पहले ऐलान किया है तो निश्चित तौर पे 5 साल तक चलेगा, जब तक इनकी सरकार रहेगी तो निश्चित तौर पे लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनको 2000 रुपया दिया जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार ने भी वादा किया था 5000 रुपए देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन इस सरकार ने कह दिया कि पहली कैबिनेट में हम पास करेंगे और उसके बाद उन ग्रेजुएशन पास किए हुए युवाओं को, युवतियों को 2000 रुपया प्रतिमाह उनके खाता में जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं भारतीय जनता पार्टी की या यूं कहें इंडिया गठबंधन की, जिसमें इंडिया गठबंधन के वादा पर इस बार की जनता को भरोसा नहीं था, लेकिन एनडीए के वादा पर लोगों को भरोसा हुआ। लोग समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कहता है कि मोदी की गारंटी है, मोदी अगर कहेंगे तो निश्चित तौर पे मिलेगा। आज तक केंद्र सरकार ने जो वादा किया लोगों को पूरा जरूर करके दिया है। बिल्कुल, मोदी की गारंटी पर लोगों को यानी भरोसा नजर आ रहा है। मोदी की गारंटी पर उन्हें पूरा भरोसा है, इसलिए बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे मनोज, श्रीकांत के पास चलेंगे। श्रीकांत, झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों के लिए आदिवासी नेता काफी एक अहम फैक्टर निभाता होता है कि वो एक आदिवासी नेता चाहते हैं। जेएमएम के हेमंत सोरेन पर उन्हें काफी भरोसा है और जहां तक उन्होंने मैया सम्मान योजना लाया और इस पे भी काफी महिलाओं का अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आया था। क्या ये सब तमाम चीजें का कुछ फायदा नजर आ रहा है? देखिए रुचित, मुद्दे निश्चित तौर से आते हैं और लोक लुभावन वायदे अगर दिए जाते हैं तो उसी समय के लिए रिजर्व रखे जाते हैं जब समय आने पर इसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर काम ही आधार रहे और योजनाएं ही आधार रहें तो शायद कोई भी सरकार नहीं हारेगी। जिस तरीके से एग्जिट पोल की भी आप बात कर रही हैं, तो जो एग्जिट पोल अभी तक आ रहे हैं, कोई एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बना रहे हैं और कोई इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। लेकिन हरियाणा में इससे उलट हुआ है। जो लोगों ने अंदेशा लगाया था उसके विपरीत भी परिणाम आए हैं। तो जनता किस करवट बैठेगी आने वाले 23 तारीख को खुलासा हो जाएगा। लेकिन आप जहां तक बात कर रही हैं मैया समान योजना, तो मैया समान योजना के सामने भारतीय जनता पार्टी भी अपना दावा कर रही है कि वो गोगो दीदी योजना लेकर आएगी, 2500 रुपए देगी, 2100 रुपए देगी। लेकिन ये सारी चीजें अब जनता को समझ में आती हैं कि मुफ्त की जो रेवड़ी है उससे बस बेरोजगारी होगी। चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए या एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मुफ्त की रेवड़ियां ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। आप पूरे राज्य को अंधकार में ढकेल रहे हैं। आप बेरोजगारी का एक नया कारखाना लगा रहे हैं। अगर 1000 रुपया देने से किसी का परिवार चल जाता तो शायद फिर वोट के लिए नेता फील्ड में भी नहीं जाते, गली गली नहीं घूमते, 100 सभाएं नहीं होती। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात कर लीजिए आप या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की बात कर लीजिए। मुफ्त की योजना का हाल क्या हुआ है यह ना आपसे छिपा है ना हमसे छिपा है। और अगर मुफ्त की योजनाओं के बदौलत ही सरकार आती है तो ये भी एक नया ट्रेंड सेट हो जाएगा कि आप मुफ्त की योजना दीजिए और वोट ले लीजिए। ये भी एक चमत्कार ही हो जाएगा झारखंड में कि अब मुफ्त की चीजों पर जनता वोट करेगी। शायद इस पर ट्रेंड सेट हो या ना हो, या आने वाले 23 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन कई सारे मुद्दे हैं। हमने बताया ना, आपने बताया मैया समान योजना, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा कर रही है कि ग्रामीण इलाकों में जो वोटिंग हुई है उसमें महिलाओं की वोटिंग में से भागीदारी उनकी है। ये वोटें मैया समान योजना को गई हैं।
लेकिन निश्चित तौर से जब हम मैदान में गए तो ऐसा कोई असर नहीं दिखा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की आप गोबर दीदी योजना की बात कर लीजिए या मैया समान योजना की बात कर लीजिए, इस बार पूरा राजनीतिक समीकरण जो है वही बुनियादी जरूरतों पे आकर टिक जाता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि झारखंड में रोजगार, शिक्षा और पलायन ये कभी मुद्दा नहीं बन पाता। सड़क, बिजली, पानी, इन सब मुद्दों में उलझकर जनता रह जाती है। मुफ्त की योजना, मुफ्त का जो एक तरीके से योजनाओं को जिस तरीके से बांटा जाता है ये योजनाओं, लेकिन 24 साल का झारखंड हो रहा है रिचितवी, ये भी हमें सोचना होगा। राज्य की जनता भी अब धीरे धीरे समझ रही है कि आखिर उन्होंने जो झारखंड का सपना देखा था, जो बात जल, जंगल, जमीन की हो, किसके लिए? जिन आदिवासी क्षेत्रों में आप अभी भी जाएंगी, पीने के पानी तक की दिक्कत है, बुनियादी सड़कें नहीं हैं। एक डॉक्टर अदद रात को अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो सिर्फ रेफर करने के लिए उस अस्पताल में बैठा हुआ है, जो आपको एक लंबा चौड़ा पुर्जा देगा और बता देगा कि दवाइयां यहां पर मौजूद नहीं है और आपको रांची जाना होगा, धनबाद जाना होगा। तो ये सारे मुद्दे आज भी यहाँ के जनता को भीतर से झकझोर देते हैं। और आप इसमें मुफ्त की योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कारगर नहीं होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी कारगर नहीं होगी। लेकिन इन लोगों के अपने दावे भी हैं जी बिल्कुल, दोनों पार्टियों, दोनों गठबंधन के अपने अपने दावे, लेकिन जनता भी काफी समझदार है श्रीकांत। जैसा कि आपने बताया कि मैया सम्मान योजना और तमाम लुभावन से जनता ऐसे भ्रम में नहीं आएगी और किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेगी। अपने लिए मुद्दे को जानती है, अपने लिए समझती है कि कौन सी पार्टी बस वादे करके जाने वाले हैं और दोबारा से फिर से वादे करने। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत आपका और हमारे सहयोगी मनोज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो